हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। पतली फिल्मों में व्यतिकरण किस प्रकार से होता है। अभी तक हमने फ्रेनल बाइप्रिज्म पढ़ लिया है, फ्रेनल द्विप्रिज्म पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक अपना रहने वाला वो थिन फिल्म्स है। तो थिन फिल्म मतलब कोई भी हमारे पास क्या है, एक फिल्म है। थिन फिल्म की तरह किस किस को कंसिडर करते हैं, जैसे कि समझो आप बात को। पानी है, पानी के सरफेस के ऊपर अगर ऑयल की कुछ ड्रॉप्स हो, क्या हो, तेल की कुछ बूंदे हों, ये वाटर सरफेस है। इसके ऊपर पानी की कुछ, सॉरी, तेल की कुछ ड्रॉपलेट्स होंगी, कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स होंगी, तो वो एक पतली फिल्म बना लेंगी या नहीं बना लेंगी? बिल्कुल बना लेंगी। और क्या एग्जांपल हो सकता है? एक तो क्या हो सकती है, ऑयल ड्रॉपलेट्स, तेल की बूंदे, और इसके अलावा कोई थिन ग्लास प्लेट हो, कोई बहुत पतली क्या हो, कांच की प्लेट हो, थिन ग्लास प्लेट हो सकती है। और क्या हो सकते हैं? पॉप बबल हो सकते हैं। ये सब किसकी कैटेगरी में आती है? ये सब थिन फिल्म की कैटेगरी में आती है। ये सब क्या है भाई? पतली फिल्म है। इन फिल्मों से मिलकर भी क्या होता है भी? व्यतिकरण होता है लाइट का, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट देखने को मिलता है। कैसे मिलता है? देखो, इंटरफेरेंस के लिए हमें क्या चाहिए थे? दो सुपर इम्पोजिंग वेव चाहिए या नहीं चाहिए? अध्यारोपित होने वाली कितनी तरंगों की आवश्यकता होती है हमें? दो तरंगों की आवश्यकता होती है। तो वो दो वेव्स आएंगी कहाँ से? तो उसके लिए समझना, ये हमारे पास क्या हो गई सारी थिन फिल्म्स। अब आपने एक चीज ऑब्जर्व की हो कभी, कि जो ऑयल ड्रॉपलेट्स होती हैं पानी की सतह पर, उनके अंदर कभी कभी आपको रंग देखने को मिलते हैं। वो कैसे दिखाई देने लग जाती है? रंगीन। यही सेम किसके साथ होता होगा? आपके जो साबुन के बुलबुले बने हुए होते हैं वो भी कैसे दिखते हैं आपको? रंगीन दिखाई देते हैं। जबकि उनके ऊपर जो आपतित प्रकाश है, जो इंसिडेंट लाइट है, वो कैसी है? व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है ना उनके ऊपर, तो वो कलर्ड कैसे दिख रहे हैं भाई? उनके कलर्ड दिखने का कारण कौन है? इंटरफेरेंस। वहां पर क्या हो रहा होगा अभी? व्यतिकरण हो रहा होगा। अब व्यतिकरण के लिए तो कितनी वेव चाहिए थी? दो। आएंगी कहां से? बात को समझना। ये हमारे पास क्या है? एक थिन फिल्म है, पतली फिल्म है। इसकी थिकनेस हमने कितनी मान ली? मोटाई कितनी है? टी। इसका कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होगा क्या? इसका जो अपवर्तनांक है वो कितना मान लिया हमने? म्यू मान लिया। इसके ऊपर क्या हो रहा है? एक लाइट रे इंसिडेंट हुई, एक प्रकाश किरण क्या हुई है? आपतित हुई है। ये लाइट रे इंसिडेंट हो गई भी। अब जब भी देखो, दो चीजें आप पढ़ चुके हो, ये रेयरर मीडियम है, ये कौन सा मीडियम है? डेंसर। ये विरल माध्यम है, और ये कौन सा माध्यम है? सघन। जब भी विरल से सघन में प्रकाश किरण जाती है तो क्या होता है? वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। वो सीधी न जाके किधर बेंड हो जाती है? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। अभी दिख रहा है क्या आपको? तो दोबारा बना, दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो किससे किस में जाएगी? रेयरर से डेंसर में। या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? डेंसर से रेयरर में जाए। या तो प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जा रही होगी, या फिर सघन से किस में जा रही होगी? विरल में। यहां हम क्या बना लेते हैं? नॉर्मल अभिलंब। अभिलंब किसको बोलते हैं तो जानते हो आप सब लोग? तो उस प्लेन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा हूं? 90 डिग्री का। ये एक लाइट रे इंसिडेंट हुई इसके ऊपर। अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो इस लाइट रे को इधर सीधा जाना चाहिए था। क्या अब ये सीधी जाएगी? क्या नहीं, ये किसकी तरफ बेंड हो जाएगी? नॉर्मल की तरफ। ये किसका, क्या है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस? ये क्या है इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण है। ये इस बार क्या हो रहा है? सघन से विरल माध्यम में जा रही है, डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो इसको सीधा जाना चाहिए था अगर ये मीडियम नहीं होता तो। अब क्या होगा? ये नॉर्मल से अवे बेंड होती है, तो डेंसर से रेयरर में जाने पर नॉर्मल से दूर जाती है, और रेयरर से डेंसर में जाने पर क्या होता है? नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। मतलब ये विरल माध्यम, सघन माध्यम, सघन माध्यम, विरल माध्यम, यही सारी चीजें होती है क्या? अब यहां देखो, यहां नॉर्मल यही बनेगा क्या? ये क्या बना लिया अभी हमने? अभिलंब बना लिया। अब ये किससे किस में आ रही है? बाहर क्या मान के चल रहे हैं हम? बाहर तो एयर ही मान रहे हैं ना। बाहर कौन सा माध्यम है? वायु है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? एयर के लिए म्यू की वैल्यू कितनी होती है? एक होती है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कितना भी? एक है। अब यहां से क्या होगा? ये लाइट रे सीधी न जाएगी, किसकी तरफ बेंड हो जाएगी भी? नॉर्मल की तरफ, क्योंकि किससे किस में आ रही है? विरल से सघन में। यहां पर क्या होगा? इसका वापस रिफ्लेक्शन होगा, इसको इधर सीधा जाना चाहिए था, ये इधर सीधी ना जाके इस तरफ बेंड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी भी? ऐसा ही होगा ना। इस तरफ ये क्या होगी?
बेंड हो गई। तो कुछ ऐसा ही पैटर्न देखने को मिला या नहीं मिला भी हमें? क्या आई थी? एक ही लाइट रे आई थी। अब देखो प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कंप्लीट रिफ्रैक्शन कभी नहीं हो सकता, कंप्लीट रिफ्लेक्शन तो हो सकता था। अरे कोई भी मीडियम था, अगर ये ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं हुआ तो यहाँ से लाइट रेज क्या हो जाएंगी? रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, वहां पर रिफ्रैक्ट नहीं होंगे, अपवर्तन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ पार्ट क्या हो जाएगा इसका? रिफ्लेक्ट भी हुआ होगा, या कुछ पार्ट, कुछ भाग क्या हुआ होगा? परावर्तित हुआ होगा। ये पानी की सतह भी, ये लाइट रे आ रही, इस लाइट रे का पूरा इसके अंदर रिफ्लेक्शन थोड़ी हो गया, नहीं। ये लाइट रे आई, कुछ पार्ट इसका क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ भाग क्या हो जाता है? परावर्तित, कुछ भाग क्या होता है इसका? अपवर्तित। तो इसका एक पार्ट क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया, एक पार्ट क्या हुआ? रिफ्रैक्ट हुआ। रिफ्रैक्ट होके दो बार रिफ्लेक्ट हो गया, इसका मतलब ये इसके अंदर से ट्रांसमिट हो गई या नहीं हो गई भी? अरे ये जो प्रकाश किरण हमने इसके ऊपर इंसिडेंट की थी, इसके ऊपर जो आपतित करवाई थी, वो प्रकाश किरण क्या हुआ? इसके अंदर से गुजर गई या नहीं गुजर गई भी? अरे इसके अंदर से गुजर गई ना भी? बात समझ में आती है इतनी? ठीक है। अब देखो यहां पर भी क्या हुआ है, यहां पर भी दोनों चीजें हुई होंगी। यहां पर भी कुछ भाग का क्या हुआ होगा? परावर्तन हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? कुछ पार्ट क्या हुआ होगा? रिफ्लेक्ट हुआ होगा। यहाँ वापस कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रहा है? ये तो उतने ही एंगल के ऊपर हुआ होगा। ये तो जितने एंगल के ऊपर आई उतने ही एंगल के ऊपर जाएगी ना। यहाँ पर इसका कुछ भाग क्या हो जाएगा? पुनः से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस बार क्या होगा? ये नॉर्मल से दूर जाएगा, नॉर्मल से अवे बेंड करेगा। फिर यहां से वापस क्या होगा इसका? कुछ पार्ट अंदर रिफ्लेक्ट कर गया होगा। ये जो पार्ट अंदर रिफ्लेक्ट किया ये वापस क्या करेगा? रिफ्लेक्ट, सॉरी ट्रांसमिट हो जाएगा ना, इसके अंदर से क्या हो जाएगा? पारगमित हो जाएगा। तो इस तरीके से आगे लाइट रेज, एक ही लाइट रे आई थी कि इसके ऊपर कितने प्रकाश किरण आपतित हुई थी? एक प्रकाश किरण। इसका कुछ भाग क्या हुआ? अपवर्त, सॉरी परावर्तित हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ। कुछ भाग क्या हो गया? रिफ्लेक्ट। इस सरफेस से वापस क्या हुआ? रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट। इस पार्ट से रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट, इस पार्ट से ये तो क्या हो गया? रिफ्लेक्ट। यहां वापस रिफ्लेक्ट भी हुआ होगा क्या? तो इससे आगे की ज्यादा चीजों को हम पढ़ते नहीं है। क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना, तो इनकी इंटेंसिटी और इनका जो एम्पलीट्यूड है, इनकी जो तीव्रता है, वो क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। इतनी बार मल्टीपल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बाद इसकी इंटेंसिटी, तीव्रता क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी ना। तो केवल इन्हीं लाइट रेज को हमें स्टडी करना है। ये कौन थी? इंसिडेंट लाइट रे, आई बोल देते हैं। ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे, इसको R1 बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं? R2। ये दोनों कौन है? परावर्तित प्रकाश किरणें। ये ट्रांसमिटेड लाइट रेज है, इसको क्या बोल दिया? T1, इसको क्या बोल दिया? T2। तो इस रीजन के अंदर ये इंटरफेरेंस शो करेंगी। यहां पर इस क्षेत्र के अंदर ये दोनों प्रकाश किरणें क्या हो जाएंगी? अध्यारोपित हो जाएंगी। इनका सोर्स एक ही रहा था, तो ये कैसी है? कोहेरेंट है। एम्पलीट्यूड के अंदर थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन इनके आयाम में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। एम्पलीट्यूड के लिए हमने कंडीशन पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो। रे इंटरफेरेंस की कंडीशन जब पढ़ी थी, उनके अंदर हमने क्या पढ़ा था? कि व्यतिकरण के लिए जो आयाम हो एग्जैक्टली बराबर होना जरूरी नहीं है, लगभग बराबर होगा तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पर ये कोहेरेंट लाइट सोर्सेस है, और इनका जो एम्पलीट्यूड है, जो आयाम है, वो क्या है? लगभग बराबर है। तो तीव्रता भी क्या होगी? लगभग बराबर होगी। एक तो इंटरफेरेंस यहाँ पर होगा, एक इंटरफेरेंस यहाँ पर होगा। तो थिन फिल्म्स के अंदर दो बार क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है, व्यतिकरण होता है। एक बार इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्शन, एक बार इंटरफेरेंस ड्यू टू ट्रांसमिशन। ठीक है भाई। एक बार परावर्तित किरणों के कारण क्या होता है? व्यतिकरण। एक बार पारगमित किरणों के कारण क्या देखने को मिलता है? हमें व्यतिकरण देखने को मिलता है। अब आपको लिखनी कौन कौन सी चीजें हैं, ये तो आपके नॉर्मल बेसिक नॉलेज के लिए भी, इधर वाली बातें तो ठीक है, आप सभी को पता भी होंगी ये बातें। तो इनको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, किसी को लिखनी हो तो उसने लिख ली होंगी भी ये इधर वाली चीजें, कि क्या होता है क्या नहीं होता है, कौन से मीडियम से कौन से में जाए तो इस तरीके से हमें चीजें देखने को मिलती है। ये सारी क्या है? थिन फिल्म्स है। पतली फिल्म की तरह कौन कौन काम करती हैं? तो उसके लिए ये सारी थिन फिल्म्स की तरह काम करती हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ भी, कि थिन फिल्म्स, पतली फिल्मों में व्यतिकरण किस तरीके से होता है? इंटरफेरेंस होगा, इसका मतलब क्या होगा? फ्रिंजेस बनेंगी, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनेंगी ना, दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें बनेंगी। तो वही सारी चीजें यहाँ पर हो रही है। अगर व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है, अगर श्वेत प्रकाश का व्यतिकरण होता है, तो वहां पर फ्रिंजेस कैसी बनती है? कलर्ड फ्रिंजेस बनती है ना। वहां पर कैसी फ्रिंजों का निर्माण होता है? रंगीन फ्रिंजों का निर्माण होता है। ये बात आप सभी को समझ में आई होगी भी। सबसे पहले हेडिंग लगाओ, उसके बाद ये डायग्राम बनाना, उसके बाद मैं लिखा देता हूँ कुछ थ्योरी।
नीचे लिख लेना, इन केस ऑफ थिन फिल्म्स, केस ऑफ थिन फिल्म्स, ब्रैकेट में लिख, सच एज, इन केस ऑफ थिन फिल्म्स, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस takes place, takes place, interference takes place due to light waves, light waves reflected, reflected from the thin transparent film, thin transparent film, and takes place due to light waves reflected from the thin transparent film, and also from the transmitted, transmit light waves from the thin film, हिंदी मीडियम वाला लिखना, पतली फिल्म की स्थिति में, पतली फिल्म की स्थिति में ब्रैकेट में लिख लेना, पतली फिल्म की स्थिति में, पतली फिल्म के ब्रैकेट में लिख लेना, जैसे कि तेल की बूंदे, कांच की प्लेट और साबुन के बुलबुले, तो बबल को साबुन के बुलबुले बोलेंगे ना, इत्यादि। ये सारी क्या होती है, थिन फिल्म्स होती है भाई। लिख के आ जाओगे तो एग्जामिनर के ऊपर एक सही इंपैक्ट जाता है कि हाँ भाई अगला जानता तो है वास्तव में थिन फिल्म्स बोलते किसको है। तो इतना तो जानना चाहिए ना आपको कि थिन फिल्म्स होती क्या है, तो ये आपको क्या होना चाहिए था, पता होना चाहिए कि हाँ भाई इन सबको क्या बोलते हैं, थिन फिल्म बोलते हैं। तो इनके बारे में ब्रैकेट में लिख कर आ जाओगे तो एक अच्छी चीज है। पतली फिल्म की स्थिति में, पतली फिल्म की स्थिति में प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण दो प्रकार से समझाया जा सकता है, दो प्रकार से समझाया जा सकता है। एक व्यतिकरण, एक व्यतिकरण इस फिल्म से, इस फिल्म से परावर्तित, इस फिल्म से परावर्तित तरंगों के मध्य देखने को मिलता है, इस फिल्म से परावर्तित तरंगों के मध्य देखने को मिलता है। वह अन्य, वह अन्य इस फिल्म से, वह अन्य इस फिल्म से पारगमित तरंगों के मध्य देखने को मिलता है, वह अन्य इस फिल्म से पारगमित तरंगों के मध्य देखने को मिलता है। रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कौन कौन सी है हमारे पास, R1 R2 है, तो इनके बीच में क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा। ट्रांसमिटेड कौन है, T1 T2, तो इनके बीच में भी क्या होगा भाई, इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, व्यतिकरण की परिघटना देखने को मिलती है। उसके बाद ये डायग्राम बना लेना। लिख लिया होगा भाई। अब इस डायग्राम को बनाने के बाद इस डायग्राम के बारे में लिख भी लेना। डायग्राम के बारे में क्या लिखोगे, बस वही सारी चीजें लिखनी है ना। we have assumed, we have assumed a monochromatic, monochromatic light ray I incident on the thin film, thin film
ऑफ थिकनेस टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। माना कि एकवर्णी प्रकाश किरण आई, माना कि एकवर्णी प्रकाश किरण आई, टी मोटाई आई, कोमा लगा के लिखना, टी मोटाई व म्यू अपवर्तनांक वाली, टी मोटाई व म्यू अपवर्तनांक वाली एक पतली फिल्म पर आपतित होती है, एक पतली फिल्म पर आपतित होती है। सम पार्ट ऑफ दिस लाइट रे reflected which is represented by R1 while the other part is refracted. Then from the lower surface also some part is reflected, part is reflected and other is transmitted. The other is transmitted, represented by T1. The other is transmitted, represented by this process continues as shown in diagram, as shown in diagram, and multiple reflected and transmitted, multiple reflected and transmitted light rays are obtained interference takes place between R1 R2 are reflected and also in T1 T2 which are transmitted. These waves are coherent and have nearly same amplitude and intensity. इतनी बातें लिखनी थी बस, जो हमने डायग्राम के अंदर बनाया है ऊपर उन्हीं चीजों को हमने किसके अंदर लिख दिया है, थ्योरी के अंदर लिख दिया, और कुछ खास नहीं है भी थ्योरी के अंदर, ठीक है ना, वही सारी चीजें तो है
जो हमने कहाँ बनाई थी, ऊपर वाले डायग्राम के अंदर बनाई है। हिंदी मीडियम वाले लिख लेना भाई, कहाँ तक लिख लिया था आप लोगों ने, आगे यहाँ तक लिख लिया होगा अपवर्तनांक म्यू वाले तक। उसके बाद लिखना आपतित प्रकाश का कुछ भाग, आपतित प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, जिसे R1 द्वारा दर्शाया गया है, जिसे R1 द्वारा दर्शाया गया है, वह वह कुछ भाग का वह कुछ भाग का फिल्म में अपवर्तन होता है, वह कुछ भाग का फिल्म में अपवर्तन होता है। पूर्ण विराम लगा के लिखना। इसके पश्चात फिल्म की निचली सतह पर, के पश्चात फिल्म की निचली सतह पर भी, निचली सतह पर भी आंशिक आंशिक परावर्तन व अपवर्तन देखने को मिलता है, आंशिक परावर्तन व अपवर्तन देखने को मिलता है। वह T1 के रूप में, वह T1 के रूप में प्रकाश किरण पारगमित होती है, वह T1 के रूप में प्रकाश किरण पारगमित होती है। पूर्ण विराम लगा के लिखना। यह प्रक्रिया यह प्रक्रिया चित्रानुसार चलती रहती है, यह प्रक्रिया चित्रानुसार चलती रहती है। वह अनेक परावर्तित व अनेक परावर्तित व पारगमित अनेक परावर्तित व पारगमित प्रकाश किरणें प्राप्त होती हैं, अनेक परावर्तित व पारगमित प्रकाश किरणें प्राप्त होती हैं। परावर्तित किरणें R1 व R2 के मध्य व्यतिकरण देखा जाता है, परावर्तित किरणें R1 व R2 के मध्य व्यतिकरण देखा जाता है। वह इसी प्रकार वह इसी प्रकार वह इसी प्रकार पारगमित किरण वह इसी प्रकार पारगमित किरण T1 व T2 के मध्य भी वह इसी प्रकार पारगमित किरण T1 व T2 के मध्य भी व्यतिकरण देखा जाता है। यहां भी क्या देखा जा रहा है, इंटरफेरेंस। यहां भी क्या देखा जा रहा है, इंटरफेरेंस देखा जा रहा है। पूर्ण विराम लगा के लिखना। यह तरंगे यह तरंगे कला संबद्ध होती हैं, यह तरंगे कला संबद्ध होती है। वह वह इनका आयाम अथवा तीव्रता वह इनका आयाम अथवा तीव्रता लगभग बराबर होते हैं, वह इनका आयाम तथा तीव्रता लगभग बराबर होते हैं। देखो एम्पलीट्यूड डिक्रीज तो कर रहा है, आयाम क्या हो रहा है, घट तो रहा है, लेकिन R1 R2 के लिए लगभग क्या है, बराबर। देखो यहां से जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी ना R3, इसका जो एम्पलीट्यूड है ना वो बहुत कम आएगा, इसका जो आयाम है वो क्या आएगा, काफी कम आएगा। लेकिन हम जो इंटरफेरेंस देख रहे हैं वो कहां पर देख रहे हैं, R1 R2 के मध्य देख रहे हैं ना। इसी प्रकार ये चीज चलती रहेगी कि नहीं चलती रहेगी भाई, ये तो आगे से आगे चलने वाली प्रक्रिया है ना। तो हम केवल किसके मध्य, प्रथम दो परावर्तित और प्रथम दो पारगमित, फर्स्ट टू रिफ्लेक्टेड एंड फर्स्ट टू ट्रांसमिटेड जो लाइट रेज हैं या लाइट वेव्स हैं, उन्हीं के बीच में क्या अच्छा एक बात और याद रखना, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन लाइट के पार्टिकल नेचर मतलब रे की हेल्प से भी एक्सप्लेन किया जाता है और वेव की हेल्प से भी एक्सप्लेन किया जाता है। तरंग की सहायता से किसने समझाया था, हाइगेन ने ना। तो इनको वेव बोल रहा हूं तो उसके अंदर कंफ्यूज मत होना, ये प्लेन वेव फ्रंट की हेल्प से इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं समतल तरंगाग्र की सहायता से। तो यहाँ पर R1 R2 और T1 T2 इधर भी इंटरफेरेंस देखने को मिल सकता है, इधर भी क्या देखने को मिल सकता है, इंटरफेरेंस या व्यतिकरण की परिघटना देखी जा सकती है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई भी, यहां तक का कंसेप्ट सभी को क्लियर है क्या। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, अब हमें इन दोनों को अलग अलग पढ़ना है, तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लेना अभी। नेक्स्ट हेडिंग लगाना इंटरफेरेंस ड्यू टू, या ऐसा लिख लेना इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्टेड रेज, इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्टेड रेज, परावर्तित किरणों में व्यतिकरण, इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्टेड रेज, परावर्तित किरणों में व्यतिकरण, परावर्तित किरणों में व्यतिकरण। इंटरफेरेंस किसके अंदर देखना है इस बार हमें,
जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, जो परावर्तित किरणें हैं, उनके मध्य हमें इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करना है या व्यतिकरण देखना है। किस तरीके से होगा? डायग्राम सेम ही होगा कि नहीं होगा? अभी डायग्राम तो सेम ही बनेगा ना। तो सबसे पहले इसके लिए डायग्राम प्लॉट करते हैं, फिर आगे की चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम ये शीट बनाएंगे। शीट थिन सर बना तो नहीं रहे, ठीक है? बना तो हम और नीचे यहाँ बना लेते। इन अगर पतली वास्तव में उतनी पतली बना ली ना तो हम समझा ही नहीं पाएंगे। इसकी थिकनेस हम जानते हैं, इसकी थिकनेस, इसकी मोटाई कितनी है? टी है। इसकी थिकनेस हमने कितनी अज्यूम कर ली? टी। ठीक है। अब क्या मान रहे हैं? दूसरा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका अपवर्तनांक कितना मान रखा था हमने? म्यू मान रखा था। जो इंसिडेंट लाइट रे है, जो आपतित प्रकाश किरण है, इंसिडेंट लाइट रे को हम क्या बोल रहे हैं? आई बोल रहे हैं। चलो ठीक है। यहां से क्या हुआ? कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ था। रिफ्लेक्ट वाले को मैं येलो से दर्शा रहा हूँ। ये कुछ भाग क्या हुआ था इसका? परावर्तित। इसको हमने किससे व्यक्त किया था? R1 से। यहाँ क्या बना था हमारा? नॉर्मल अभिलंब बना था। ये एंगल आई था। ये क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण आई है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होते हैं नहीं होते? अभी बेसिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो जानते हो ना, परावर्तन के नियम जानते हो। क्या कहता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे? बराबर। ये एंगल आई है तो ये भी एंगल कितना होगा? आई होगा। फिर ये सीधी न जाके ये किसकी तरफ बेंड हो गई थी? नॉर्मल की तरफ बेंड हुई थी कि नहीं हुई थी? भी बेंड हो गई थी। ये क्या इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है या नहीं है? ये क्या है इसका? अपवर्तन कोण है। ठीक है। फिर यहां भी क्या बनाना पड़ा था हमें? नॉर्मल बनाना पड़ा था। कि वो एंगल अगर आर है तो ये एंगल भी कितना होगा? आर होगा। ये दोनों लाइंस पैरेलल है या नहीं है? बिल्कुल है। ये लाइट रे इधर ट्रांसमिट हो चुकी होगी क्या? इसको हम क्या बोल रहे थे? ट्रांसमिटेड लाइट रे। ये एंगल कितना था? आई। अभी तो हमारे काम में भी नहीं आने वाला, जब ट्रांसमिटेड के बारे में पढ़ेंगे तब इस पॉइंट को स्टडी करना होगा हमें। अब जैसे ये लाइट रे आई है, ये एंगल अगर आर है तो ये एंगल भी कितना होगा? श्योर है ना कि ये एंगल भी कितना आएगा? भी आर ही आएगा कि नहीं आएगा? ये कौन है? नॉर्मल अभिलंब है। इसका मतलब नॉर्मल कौन होता है? जो कितने डिग्री का एंगल बनाए? 90 डिग्री का एंगल बनाए किसी भी सतह के ऊपर। अब इस लाइट रे को सीधा जाना चाहिए था कब? जब ये सरफेस नहीं होता। लेकिन अब ये क्या होगी? नॉर्मल से दूर बेंड होगी ना, तो मतलब ये क्या हो जाएगी? इधर रिफ्लेक्ट हो गई कि नहीं होगी? सही दिख रहा है ना आपको डायग्राम? ये क्या हो चुकी है? इधर रिफ्लेक्ट हो चुकी है। इसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है? R2 से व्यक्त कर दिया। ये जो लाइट रे है ये हमारे पास कितनी आ चुकी है? R2 आ चुकी है। कुछ इस तरीके का डायग्राम बना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी अब देखो, अब हमें क्या करना है? इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करना है। इंटरफेरेंस या व्यतिकरण समझाने के लिए किसके बीच में इंटरफेरेंस हो रहा? R1 और R2 के बीच में। इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? पाथ डिफरेंस की। किसकी आवश्यकता होती है? अभी पथांतर की आवश्यकता है ना। R1 और R2 के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है? अगर हमें पथांतर पता चल गया तो हम किसको समझा पाएंगे? इंटरफेरेंस को समझा पाएंगे या नहीं समझा पाएंगे? भी अगर पाथ डिफरेंस, पथांतर कितना आ रहा हो, डेल्टा कितना आ रहा हो, डेल्टा अक्स बोल देते हम इतने दिन, अब डेल्टा बोल देते हैं। चलो, अगर पथांतर एन लेमडा आ रहा है तो कैसा इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव संपोषी व्यतिकरण। अगर पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है? 2n+1 या 2n-1 लेमडा बाई 2 आ रहा है, तो इंटरफेरेंस कैसा? यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। यहाँ कैसा इंटरफेरेंस होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ संपोषी व्यतिकरण होगा, यहाँ कैसा व्यतिकरण होगा? विनाशी व्यतिकरण होगा। यही चीजें पढ़ते हुए हैं अभी तक। अब किया क्या जाए विपात डिफरेंस निकालने के लिए? देखो, इस पॉइंट तक तो ये दोनों लाइट रेज एक ही थी कि नहीं थी? भी यहां तक तो ये दोनों प्रकाश किरणें एक ही थी, तो यहां से पहले का पाथ तो वैसे इक्वल है। यहां से मैं क्या करता हूं? इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं। यहां से हमने क्या किया? इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, अभिलंब डाला। यहां से आगे भी इनका पाथ सेम है क्या? यहां से आगे भी क्या? अभी इनका पाथ सेम है कि नहीं है? अभी इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया? एन बोल दिया। इस पॉइंट को मैं क्या बोल रहा हूँ? ए बोल रहा हूँ। इसको बी बोल दिया। इस पॉइंट को क्या बोल देते हैं? सी बोल देते हैं। किसी को कोई समस्या भी? अरे पॉइंट्स को तो कुछ भी नाम दे सकते हैं ना। ठीक है। इस पॉइंट को जो सेंट्रल में पॉइंट है इसको क्या बोल देते हैं? डी बोल दे। कुछ तो नहीं हो जाओगे आप डी से? चलो, ये हमारे पास टोटल कंडीशन आई या नहीं आई? अब दूसरी बात समझना। दूसरी बात कौन सी है?
तो भी कौन सी दूसरी बात है? ये दोनों लाइट रेज पैरेलल है या नहीं है? ये दोनों प्रकाश किरणें कैसी हैं भी? समांतर है। ये दोनों लाइट रेज कैसी हैं? पैरेलल है। बिल्कुल सही बात है अभी। अब ये एंगल देखना, ये कितना आई, ये एंगल कितना है 90 माइनस आई। ये एंगल कितना हो गया अभी 90 माइनस आई। ये 90 है, ये कितना 90 माइनस आई। टोटल इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री होने के लिए इस एंगल को आई होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा? किस किस को नहीं समझ में आई ये बात? ये एंगल कितना था आई, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस आई हो जाएगा। ये एंगल कितना है 90 डिग्री है। इसे ये ट्राइंगल देखो, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं? ए एन सी। ये त्रिभुज दिख रहा है सभी को। एक कोण कितना है 90 माइनस आई, दूसरा कोण कितना है 90। कुल कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। 180 तभी हो सकता है जब तीसरा कोण आई हो। तो ये आई से आई क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। ये 90 90 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये हमने थोड़ी सी ज्योमेट्री की हेल्प ली है यहाँ पर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अभी? ये इस एंगल को हमने क्या बोल दिया आई बोल दिया। अब अपना काम बन जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? सबसे पहले पाथ डिफरेंस निकालना है। कौन से लाइट रेज के बीच में? R1 और R2 के बीच में हमें क्या करना है? पथांतर निकालना है। सबसे पहले डायग्राम बनाओ। बना लिया? ये सारी चीजें लिख ली होंगी। अब छोरी देखो, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। कब? जब कंटिन्यूअस दोनों बातें पूछी जा रही हैं। सबसे पहले पूछ रहा है पतली फिल्मों में व्यतिकरण को समझाइए, तो पहले वाला काम करना था। फिर आपको कहा कि परावर्तित किरणों में व्यतिकरण को समझाइए। दोनों चीजें अगर हैं तो दोनों चीजें लिख रहे हो, वो थ्योरी आप पहले ही लिख चुके हो। वरना ये थ्योरी इसके बाद में लिख देना। वरना ये थ्योरी कहाँ लिख देना? केवल इतना ये रिफ्लेक्टेड रेज में समझाओ तो उसके बाद लिख देना। उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें और बता देनी आपको। कुछ एक्स्ट्रा चीजें जैसे कि आपतन कोण कितना है, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है आई, रिफ्रैक्शन एंगल कितना था, अपवर्तन कोण कितना था आर था। ठीक है, ये सारी ज्योमेट्री की हेल्प ली है, ये हमने डायग्राम के अंदर माना है। अब देखना नेक्स्ट मैं क्या निकालना चाह रहा हूं? पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्टेड रेज R1 एंड R2। क्या करना है अब हमें? पथांतर निकालना है। किसके बीच में पाथ डिफरेंस निकाल रहे हैं? परावर्तित किरण व R2 व R1 के मध्य पथांतर। तो कैसे निकालेंगे? इस बात को समझना। इसको रिप्रेजेंट किससे कर देता हूं मैं? डेल्टा वन से। डेल्टा वन किसके इक्वल आ जाएगा? किसके इक्वल आया भाई? R1 और R2 के बीच में पथांतर निकालना था। ये किसके इक्वल आएगा? तो यहां से पहले की डिस्टेंस बराबर यहां से आगे की डिस्टेंस बराबर। यहां देखो इसने कितनी डिस्टेंस होगी ए बी प्लस बी सी। किसके अंदर? अरे किसके अंदर ट्रेवल की है? मीडियम के अंदर। उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू। फ्रेनल बाइप्रिज्म, फ्रेनल द्विप्रिज्म में मैंने आपको एक इक्वेशन लिखवाई थी, याद करो, जब हम थिकनेस कैलकुलेट कर रहे थे। लिखवाई थी क्या? मैंने क्या कहा था कि एयर के अंदर जो डिस्टेंस है वो किसी भी माध्यम के अंदर म्यू गुणा हो जाती है क्या? अरे एयर के अंदर डिस्टेंस है, उसको अगर कंपेयर करें हम किससे? किसी भी मीडियम से, तो वो कितने टाइम्स हो जाती है? म्यू टाइम्स। जिन्होंने नहीं देखी भी लास्ट वीडियो लेक्चर देख कर आओ, है ना, उसके अंदर मैंने प्रूफ भी बता रखा और डायरेक्ट वैल्यू भी लिख रखी है। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां से? म्यू टाइम्स, ज्यादा तो यही होने वाली है ना, डिस्टेंस ज्यादा तो यही है, इसमें से इस कम को घटा देंगे। तो मैं क्या कह सकता हूं? म्यू टाइम्स ए बी प्लस बी सी माइनस, माइनस कितना कर देना है ए एन। ए एन तो एयर के अंदर ही है ना। ये हमारे पास क्या आ चुकी है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसे मैंने क्या बोल दिया? समीकरण नंबर एक। म्यू क्या है यहाँ पर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू के बारे में बता देते हैं हम। क्या है यहाँ पर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इन फिल्म, पतली फिल्म का
अपवर्तनांक है ये, पतली फिल्म का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थिन फिल्म। अब देखो ए बी, बी सी और ए एन, तीन वैल्यूज कैलकुलेट करनी है हमें। कौन कौन सी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है? ए बी ये रही, बी सी ये रही, और कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? ए एन कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले ए बी इस ट्राइंगल की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। कौन सा ट्राइंगल? ए बी डी। सबसे पहले देखते हैं बाई ट्राइंगल ए बी, त्रिभुज ए बी डी की सहायता से देखो हमें क्या देखना है? ए बी डी यही है, राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं? अभी इसकी एक साइड में जानता हूं क्या? अरे ये साइड आप जानते हो कि नहीं जानते? ए बी डी वहां बना ही लेते हैं ना। ए बी डी कुछ ऐसा ही है कि नहीं है? यहाँ कौन है? ए, यहाँ कौन है? बी, यहाँ कौन है? डी। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। बहुत अच्छी बात है। अभी ये एंगल कितना है? आर है। चलो ये भी ठीक बात है। ये यहाँ से यहाँ तक की इसकी थिकनेस कितनी है? देखो ये मोटाई कितनी है? टी। ये टी है तो ये भी कितनी होगी? टी होगी ना। तो ये हम टी जानते हैं, ये हमें निकालनी है। एक एंगल पता है, साइड कौन सी निकालनी है? देखो जिसके ऊपर 90 डिग्री और थीटा दोनों बने वो कौन होती है? बेस, आधार। तो ये बी डी क्या है? इसका बेस है। ये कौन है? इसकी हाइपोटेनियस है, कर्ण है। कर्ण और आधार में किसका संबंध होता है? बेस और हाइपोटेनियस में किसका रिलेशन होता है? कोस थीटा का। कोस आर किसके इक्वल आ जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टी अपॉन ए बी। तो ए बी को यहां से मैंने कितना लिख दिया? टी अपॉन कोस आर लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता? अभी बिल्कुल लिख सकते हैं। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास? टी बाई कोस आर। से मैंने क्या बोल दिया? इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर कौन से ट्राइंगल की हेल्प लेंगे? बाई ट्राइंगल। अब क्या निकालना है? ए बी, बी सी निकालना है ना। अब तो बी सी, ये रहा बी सी। इस बार कौन से ट्राइंगल की हेल्प लें? बी सी डी। इसके अंदर भी सेम ही चीज है क्या? ये डिस्टेंस पता है, बाई ट्राइंगल बी सी डी। बी सी डी ट्राइंगल कुछ ऐसा है। ये एंगल कितना? 90 डिग्री। ये बी है, ये सी है, और ये कौन है? डी है। ये एंगल कितना है? आर है। ये थिकनेस अब भी कितनी है? टी है क्या? ये जो डायग्राम्स है ना, ये आपको बनाने नहीं है, बस उस पेज के ऊपर बने हुए थे तो मैं इसलिए बना रहा हूँ। है ना, ये डायग्राम्स आपको बनाने ये यहाँ पर दोबारा से। अब समझो, यहां से हमें क्या निकालना है? बीसी निकालना है। वही सेम रिलेशन काम करेगा कि नहीं करेगा? इसका भी ये बेस ही है कि नहीं है? आधार ही है। अरे दोनों सिमिलर ट्राइंगल से। तो यहां से हमारे पास बीसी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? टी अपॉन कोस आर। आ गई कि नहीं आ गई? बी से मैंने क्या बोल दिया? इक्वेशन नंबर से मैंने क्या बोला? समीकरण नंबर 3 बोल दिया। अब हमें एक चीज की वैल्यू और चाहिए, वो कौन है? ए एन। ए एन आते ही हमारे पास पाथ डिफरेंस आ जाएगा क्या? आगे देखते हैं, एक स्टोक्स लॉ और काम मिलेंगे हम। तो यहां से आगे देखना, इधर लिख देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 3 तक तो क्लियर है। अब कौन से ट्राइंगल की हेल्प लेनी पड़ेगी हमें? वैल्यू निकालनी कौन सी हमें? ए एन निकालनी है। ए एन निकालने के लिए क्या आपको एन सी पता है? नहीं पता। क्या आपको ए एन तो निकालनी है सर। क्या आपको ए सी पता है क्या? ए सी भी नहीं पता भी हमें तो सबसे पहले क्या निकालो? ए सी निकालो। कौन से ट्राइंगल से निकालेंगे? तो ए सी को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 इंटू ए डी लिख सकता हूँ क्या? ए सी को क्या लिखा जा सकता है? 2 इंटू ए डी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये ए सी है, ये ए डी और डी सी बराबर है नहीं है? जितना ये उतना ये, दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं नहीं है? और दोनों त्रिभुज कैसे हैं? एक दूसरे एकदम समान है, सारी चीजें सेम आ रही हैं। देखो जितनी साइड ये आई उतनी साइड ये आई, जितना एंगल ये उतना एंगल ये एंगल भी सेम है, ये एंगल भी सेम है। ये दो एंगल सेम है तो तीसरे एंगल को क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा। तीन कोण क्या है? बराबर। ये भुजाएं भी क्या आ गई हैं? अभी बराबर आ गई हैं। ये भुजा वैसे ही कॉमन है दोनों में, दो साइड्स बराबर, तीनों एंगल बराबर, तो तीसरी साइड को भी क्या होना पड़ेगा? बराबर होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? तो जितनी एडी है उतनी कौन होगी? डीसी होगी। तो एसी को क्या लिख दिया मैंने? 2 इंटू एडी। एडी कौन से ट्राइंगल से निकालेंगे? वही ट्राइंगल एबीडी। कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ए बी डी। इस त्रिभुज से हम किसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं? एडी की वैल्यू निकाल रहे हैं। यही है क्या एबीडी? यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है? एडी की वैल्यू। ये रही एडी। एडी कौन है? थीटा इज सामने वाली साइड कौन होती है? परपेंडिकुलर लंब। ये कौन है? बेस। लंब और आधार में किसका संबंध होता है? टेन थीटा का। टेन थीटा किसके इक्वल होता है?
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है, AD, बेस कौन है, T। तो यहाँ से AD की वैल्यू आ गई क्या, AD आ गया, तो हमारे पास AC भी आ गया कि कितना आ गया, 2T tan R। तो मैं क्या बोल देता हूँ भी, इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया। इससे मैंने कितने नंबर समीकरण बोल दिया, 4 नंबर समीकरण बोल दिया। यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, AC की वैल्यू निकाल ली, कितनी आई, 2T tan R। अब नेक्स्ट हमें तो AN की वैल्यू निकालनी थी ना। AN की वैल्यू निकालने के लिए कौन सा ट्राइंगल हेल्प में लेंगे हम, पाई ट्राइंगल ACN। इसी त्रिभुज की सहायता लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी, यही है क्या, ACN। ये AC जानते हैं हम, ये एंगल जानते हैं हम एक, ये एंगल कितना है, I। इस एंगल के जस्ट सामने वाली साइड निकालनी है। एंगल के जस्ट सामने वाली साइड कौन होती है, परपेंडिकुलर लंब। थीटा 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड कौन होती है, हाइपोटेनियस करंट। हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में किसका रिलेशन, साइन। साइन आई किसके इक्वल आ जाएगा, साइन थीटा का क्या रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन है, AN, हाइपोटेनियस कौन है, AC। ऐसा ही है कि नहीं है, सही है ना। देखो इसके अंदर परपेंडिकुलर कौन, AN, हाइपोटेनियस कौन, AC। AC की वैल्यू अभी हमने निकाली, क्या कितनी आ रही थी, 2T tan R। तो AN कितना आ गया हमारे पास, AN इज इक्वल टू AC इंटू साइन आई। कौन सी इक्वेशन की हेल्प लें, पाई इक्वेशन नंबर 4 थी क्या, समीकरण नंबर 4 ही था क्या वो, ठीक है। समीकरण 4 की सहायता से क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 4 से AN की वैल्यू आई कि नहीं आई हुई हमारे पास, कितनी आ गई AN की वैल्यू, AC की वैल्यू कितनी थी, 2T tan R, 2T tan R इंटू साइन आई। से मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 50। ये क्या आ चुका है अभी हमारे पास, समीकरण नंबर 5 आ चुका है। यहां तक की वैल्यू लिखो। अब आपने स्नेल्स लॉ पढ़ा है क्या, अरे स्नेल का नियम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा अभी आपने, भाई साइड में लिख रहा हूँ, स्नेल्स, स्नेल का नियम क्या कहता था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितनी होती है, साइन आई बाई साइन आर होती है कि नहीं होती है। तो यहां से मैं साइन आई को क्या लिख सकता हूँ, म्यू साइन आर नहीं लिख सकता क्या, इस साइन आई को क्या लिखा जा सकता है, म्यू साइन आर लिखा जा सकता है। तो यहां से देखना, सबसे पहले तो सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, यही पुट कर दो ना यार, इसको झंझट ही खत्म होता है। AN की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 बाई स्नेल्स लॉ, AN इज इक्वल टू 2T tan R। तो ऐसा कैसा रहेगा, म्यू मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्या, तो इसको यहीं लिख देना, 2 μT tan R, 2 μT tan R इंटू साइन आर। इसे मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 6। इसे हमने क्या बोल दिया, समीकरण नंबर 6 बोल दिया। जो वैल्यूज थी वो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया हमने, साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करना है, पाई इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड सिक्स्थ इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशंस का ये फर्स्ट थी, ये सेकंड, थर्ड। ए बी की वैल्यू रखनी है, बी सी की वैल्यू रखनी है और ए एन की वैल्यू रखनी है। तो बाई इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड सिक्स्थ इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमारे पास जो डेल्टा 1 है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू के बाद ए बी प्लस बी सी। ऐसा ही कुछ था क्या, ए बी प्लस बी सी। ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल आ जाएगा, टी अपॉन कोस आर प्लस टी अपॉन कोस आर माइनस था क्या, माइनस ए एन।
माइनस ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 μ t tan r sin r, यही वैल्यू आ गई क्या। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेना, ये कितना हो जाएगा, डेल्टा वन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 μ t/cos r, आई कि नहीं आई भी, कितनी आई, 2 μ t/cos r माइनस 2 μ t, इसको क्या बोल सकता हूं मैं, टेन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं भाई, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर आर अपॉन कोस आर। यहां से क्या करना है, डेल्टा वन इज इक्वल टू 2 μ t अपॉन कोस आर, कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, दोनों में आ गया, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ कितना बचा साइन स्क्वायर आर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, साइन स्क्वायर को उधर लेकर चला दो, इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 μ t/cos r टू कोस स्क्वायर आर। यहाँ से ये एक पावर क्या हो चुकी है, कैंसिल आउट हो चुकी है अभी, यहाँ से डेल्टा वन की वैल्यू कितनी आई, 2 μ t/cos r, ये क्या बोलते हैं, अभी पाथ डिफरेंस नहीं आया, अभी अभी हमारे पास पथांतर नहीं आया है, 6 नंबर समीकरण तक आ गया था, इसे मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 7। पाथ डिफरेंस इतना ही होना चाहिए था, पथांतर इतना ही होता, कब होता, जब मीडियम चेंज नहीं करते, जब हम क्या नहीं बदल रहे होते, अगर माध्यम नहीं बदल रहे होते, या जो दोनों लाइट रेज है उनके साथ सेम काम हो रहा होता, तब तो पाथ डिफरेंस यही आता, लेकिन अब सेम काम नहीं हुआ, अब क्या नहीं हुआ, अभी सेम काम नहीं हुआ, ये लाइट रे तो यहां से टकरा के सीधी चली गई, देखो ये यहां भी टकराई, यहां भी टकराई, यहां भी टकराई, तो एक एक्स्ट्रा या एक एडिशनल पाथ डिफरेंस क्या हो जाता है इसके अंदर, इंट्रोड्यूस हो जाता है, इसके अंदर क्या होता है, एक अतिरिक्त पथांतर आ जाता है, जिसको किसने व्यक्त किया था, स्टोक्स ने, किसने बताया था अभी उसके बारे में हमें, स्टोक्स ने बताया था, तो स्टोक्स लॉ की हेल्प से हम क्या लिखते हैं, ये लिख देना, बाई स्टोक्स लॉ, by the help of Stokes law, if R1 undergoes, if R1 undergoes refraction, reflection at surface of denser medium, then a phase change phi or path difference or additional path difference or additional path difference lambda by 2 is there, so the actual path difference, जो एक्चुअल पाथ डिफरेंस है ना, वो किसके इक्विवेलेंट नहीं आएगा, डेल्टा वन के इक्वल नहीं आएगा। देखो क्या हुआ था, R1 का रिफ्लेक्शन हुआ था, R1 का क्या हुआ था, परावर्तन हुआ था, तो उस परावर्तन के कारण क्या आ चुका है, एक अतिरिक्त पथांतर आ चुका है लैम्डा बाई 2। अगर ये रिफ्लेक्शन नहीं होता, या फिर एक ही मीडियम से दोनों लाइट रेज या सेम काम दोनों लाइट रेज के ऊपर हो रहा होता, तब तो कुछ नहीं करना था आपको, अगर दोनों प्रकाश किरणों के साथ क्या हो रहा था, सेम ही घटना हो रही होती, तब तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन अब क्या आता है, एक स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग, स्टोक के नियम के अनुसार एक अतिरिक्त पथांतर देखने को मिलता है, वो कितना है, माइनस लेमडा बाई 2। ये प्रैक्टिकल रिजल्ट है भाई, प्रैक्टिकल चीजें ना, वास्तव में देखा गया ऐसा,
जो एक्सपेरिमेंटली या जो प्रूफ करने वाली चीजें थी, जो मैथमेटिकल चीजें थी, वो सारी तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ये स्टोक्स लॉ की हेल्प से आपको याद रखना है। ट्रांसमिशन के अंदर ये चीज नहीं देखने को मिलेगी हमें, क्योंकि ट्रांसमिशन के अंदर सेम काम हो रहा है दोनों लाइट रेज के ऊपर। लेकिन यहां पर क्या देखने को मिलता है हमें, एक एडिशनल पाथ डिफरेंस देखने को मिलता है, कितना, λ/2। तो जो एक्चुअल पाथ डिफरेंस है डेल्टा, वो कितना आ जाएगा, λ1 की वैल्यू पुट कर दो, 2μt cos r माइनस λ/2। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको क्या करना है, याद रखना है। हिंदी मीडियम लिख लेना, यहाँ लिखना, स्टोक के नियम के अनुसार, स्टोक के नियम के अनुसार यदि R1 का, यदि R1 का सघन माध्यम की सतह पर, यदि R1 का सघन माध्यम की सतह पर परावर्तन होता है तो, परावर्तन होता है तो कला में, कला में पाई का अंतर देखा जाता है, कला में पाई का अंतर देखा जाता है, या कहा जा सकता है, या कहा जा सकता है कि एक अतिरिक्त पथांतर λ/2, एक अतिरिक्त पथांतर λ/2 होगा। अतः, अतः वास्तविक, अतः वास्तविक पथांतर को, अतः वास्तविक पथांतर को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। उसके बाद ये इक्वेशन लिख लेना। अच्छा, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में एक रिलेशन भी जानते हो क्या आप, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लिख लेना भाई, रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। पथांतर व कलांतर में संबंध। खुद की जानकारी के लिए याद रखना है, ये एग्जाम में मत लिखने लग जाना। फेज डिफरेंस इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। ये रिलेशन होता है। फाई क्या है यहाँ पर, फेज डिफरेंस, डेल्टा क्या है यहाँ पर, पाथ डिफरेंस। तो फाई किसके इक्वल होता है, 2π/λ इंटू डेल्टा। ठीक है, ये रिलेशन होता है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में। तो हम अगर फेज चेंज पाई आ रहा है, यहां अगर मैं पाई लिख दूं तो पाई से पाई तो क्या हो जाएगा, इफ पाई इज इक्वल टू पाई, देन यहाँ पाई लिखो, पाई इज इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। डेल्टा कितना आना चाहिए था, λ/2। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है का, इससे कोई लेना देना नहीं है भी जो अभी हम पढ़ रहे हैं। लेना देना इन द सेंस कि इस डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, ये क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इसको आप याद रखना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रखना चाहो तो भी कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। किसके अंदर नहीं पड़ेगा, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर। कंपिटिटिव एग्जाम दोगे तो वहां हो सकता है ये चीजें आपको काम आ रही होंगी, लेकिन अभी नहीं काम आती। वैसे 12th में पढ़ा हुआ था ये रिलेशन आपका, 12th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ होता ना ये संबंध आपका। ठीक है, अभी यहाँ तक की सारी चीजें आपने नोट कर ली होंगी। अब नेक्स्ट दो कंडीशन जानते हैं, तो दो स्थितियां जानते हैं क्या, कौन कौन सी हैं। फर्स्ट तो क्या, कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी, संपोषी व्यतिकरण। पहली बात तो क्या है, यदि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो यहां पर पाथ डिफरेंस, पथांतर कितना होता है, एन लेमडा होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है भी, एन लेमडा। ये तो पहली स्लाइड में डिस्कस कर चुके थे ना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो पथांतर कितना होगा, एन लेमडा होगा। यहां हमारे पास एक इक्वेशन आई है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 8 बोल देते हैं। चलो इसे मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 8 बोल दिया। तो बाई इक्वेशन 8, बाई इक्वेशन 8, समीकरण नंबर 8 की सहायता से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 नंबर समीकरण में क्या है हमारे पास, 2μt cos r माइनस λ/2, 2μt cos r
माइनस लेमडा बाई टू इक्वल टू एन लेमडा, यही वैल्यू आएगी क्या? 2 म्यू टी कोस आर किसके इक्वल आ गया? लेमडा बाई टू प्लस एन लेमडा, यही आया कि नहीं आया? तो 2 म्यू टी कोस आर को और क्या लिखा जा सकता है? 2n प्लस वन लेमडा बाई टू। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, कौन सी इक्वेशन जो हमने लिखी है, ये इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो रही है, इसी की ऐसे भी लिख सकते थे, कोई कंपलसरी नहीं है। n प्लस वन बाई टू लेमडा, दोनों बातें सेम ही है ना। अगर मैं लेमडा बाई टू कॉमन लेता हूँ तो यहाँ एक बचेगा, यहाँ कितना बचेगा? 2n बच जाएगा। अगर मैं लेमडा कॉमन लेता हूँ तो कितना आ जाएगा? n प्लस वन बाई टू। अगर 2 म्यू टी कोस आर की वैल्यू इस तरीके से आ रही है हमारे पास, कितनी आ रही है? लेमडा बाई टू का ओड मल्टीपल अगर आ रहा है, विषम गुणांक अगर हमारे पास आ रहा है, तो इस कंडीशन में जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो हमें कैसी दिखेगी? ब्राइट दिखेगी। If this condition is satisfied, this condition is satisfied, then the film will appear bright in the film will appear bright in reflected लाइट। ठीक है, अभी इतनी चीजें लिख लेना। डेरिवेशन जो है वो अपनी पहले ही खत्म हो चुकी है। अब हम केवल क्या कर रहे हैं? कंडीशंस पढ़ रहे हैं। लिख लेना। यदि यदि उपयुक्त मान प्राप्त होता है तो, यदि उपयुक्त मान प्राप्त होता है तो पतली फिल्म, उपयुक्त मान प्राप्त होता है तो पतली फिल्म परावर्तित प्रकाश में, परावर्तित प्रकाश में प्रदीप्त दिखाई देगी। परावर्तित प्रकाश में प्रदीप्त दिखाई देगी। अपीयर ब्राइट, ब्राइट का मतलब क्या होता है? प्रदीप्त या ओनली दीप्त भी लिख देते हैं, ठीक है ना। रिफ्लेक्टेड लाइट मतलब परावर्तित प्रकाश में ये कैसी दिखेगी भी? परावर्तित प्रकाश में जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसके अंदर ये जो हमें फिल्म है ये कैसी दिख रही होगी? ब्राइट दिख रही होगी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन भी जानते हो। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विनाशी व्यतिकरण। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास कंडीशन क्या आती है? पाथ डिफरेंस की वैल्यू आती है ना। पाथ डिफरेंस कितना आता है? डेल्टा इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस वन लेमडा बाई टू, यही कंडीशन आती है ना। तो यहां भी बाई इक्वेशन 8 समीकरण 8 की सहायता से क्या लिख सकता हूँ? 2 म्यू टी कोस आर माइनस लेमडा बाई टू इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस वन लेमडा बाई टू। क्लियर अभी इतनी बात? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमें जो फिल्म है वो कैसी दिखेगी? अदीप्त दिखाई देगी, इस कंडीशन के फॉलो होने की स्थिति में। क्लियर है इतनी बात? ठीक है ना। कोई भी एक सिंबल मान के भी इसको क्या कर सकते हो? सोल्व कर सकते हो। चाहे इसको पॉजिटिव सिंबल मान के सोल्व कर लेना, चाहे कि क्या मान के सोल्व कर लेना? नेगेटिव सिंबल मान के सोल्व कर सकते हो। दोनों ही में ही क्या होगा? लेमडा बाई टू का ऑड मल्टीपल होना चाहिए, विषम गुणांक। पॉजिटिव रखोगे तो भी विषम, ऐसे लिख लो यार। कोई एक वैल्यू मान लो इनमें से, जैसे मैंने मान लिया -1, तो अब कितना आ जाएगा? 2 म्यू टी कोस आर इजिकल टू, ये लेमडा बाई टू उधर जाते किसका हो जाएगा? पॉजिटिव का। तो कितना आ जाएगा? 2n माइनस वन प्लस वन लेमडा बाई टू, -1 प्लस वन कैंसिल आउट, 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो ये कितना बचा? एन लेमडा बचा ना। 2 म्यू टी कोस आर किसके इक्वल बच गया? एन लेमडा के इक्वल बच गया। इफ दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, satisfied then
The film will appear dark in reflected light। उपयुक्त स्थिति में परावर्तित प्रकाश में फिल्म अदीप्त दिखाई देगी। परावर्तित प्रकाश में फिल्म अदीप्त दिखाई देगी। जो फिल्म है वो कैसी दिखेगी हमें भी? अदीप्त दिखेगी ना। ठीक है भाई, कंप्लीट डार्कनेस नहीं देखने को मिल सकती यहाँ पर पूर्णतः दीप्त नहीं मिलेगी। ये एकदम कंप्लीटली डार्क नहीं होगी, ये इंटेंसिटी बिल्कुल ही जीरो हो जाए। क्यों? क्योंकि जो सुपर इम्पोज कर रही थी, जो अध्यारोपित हो रही थी, उन तरंगों का आयाम एग्जैक्टली बराबर नहीं था। आयाम बराबर तो था लेकिन लगभग बराबर था। उसके अंदर हम क्या बोल रहे थे? एम्पलीट्यूड क्या होता है इनका? नियरली इक्वल होता है। लगभग क्या होता है? बराबर होता है। नियरली सेम है, लगभग बराबर है, एकदम से बराबर नहीं है। अगर एकदम से बराबर होता तो ये हमें कैसी दिखती? एकदम डार्क। ठीक है ना। इसके अंदर भी हमें क्या देखने को मिलता है? दिस फ्रिंज इज नॉट कंप्लीटली डार्क एज देयर इज some difference in amplitude of interfering waves। ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले लिख लेना, यह फ्रिंज पूर्णतः अदीप्त नहीं होगी। यह फ्रिंज पूर्णतः अदीप्त नहीं होगी क्योंकि अध्यारोपित तरंगों में कुछ या फिर ऐसा लिख सकते हो, अध्यारोपित तरंगों का आयाम पूर्णतः बराबर नहीं था। क्योंकि अध्यारोपित तरंगों का आयाम पूर्णतः बराबर नहीं था। अगर एकदम से एम्पलीट्यूड इक्वल हो जाता तो हमें कैसी देखने को मिलती? एकदम से डार्क फ्रिंज देखने को मिलती। लेकिन अब एकदम से डार्क फ्रिंज देखने को नहीं मिलेगी। क्या फर्क पड़ता है? देखो मैं समझा ही देता हूँ। ये एक वेव है, ये दूसरी वेव इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर रही है। ये कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, इसकी संपोषी व्यतिकरण। तो अब आयाम क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो जुड़ने में तो हमें कोई खास फर्क देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम घटा रहे होंगे ना, तो देखो अगर घटा रहे हैं फिर अगर इनका आयाम एकदम बराबर नहीं हुआ ना तो फर्क पड़ता है। एकदम बराबर है, एक बार तो हम मान के चलते हैं कि एकदम से क्या है? बराबर। अब एकदम बराबर नहीं हुआ, ये लगभग बराबर तो है लेकिन एकदम से बराबर नहीं है ना। एकदम से बराबर नहीं है तो जो रिजल्टेंट वेव बन रही होगी ना, जो परिणामी तरंग, वो ऐसी बनेगी कुछ। इंटेंसिटी तो इसकी बहुत कम है, अभी इसकी तीव्रता क्या है? बहुत कम है। लगभग ये अंधकार जैसी दिखाई देगी, लगभग ये हमें कैसी दिखाई देगी? डार्क। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इसकी क्या आएगी हमारे पास? इंटेंसिटी आएगी, कुछ ना कुछ तीव्रता आएगी। अगर आपको पूर्णतः अदीप्त फ्रिंज प्राप्त करनी है तो जो दो लाइट सोर्स आप काम में ले रहे हो, जो दो प्रकाश स्रोत आप काम में लेते हो, या जो भी दो लाइट वेव्स काम में ले रहे हो, उनका एम्पलीट्यूड भी क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो अभी तक जो हमारे पास सोर्सेस थे उनका एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली सेम था। इसके अंदर थोड़ा सा आयाम में अंतर देखने को मिलता है। तो एकदम डार्क तो नहीं मिलेंगी लेकिन फिर भी वो प्योर डार्कनेस जैसी ही हमें देखने को मिलती है। तो भाई ये आपको समझ में आया होगा थिन फिल्म किसको बोलते हैं, कैसे उसके अंदर इंटरफेरेंस होता है। इसका एक केस हम पढ़ चुके हैं। सेकंड केस जो है ट्रांसमिटेड लाइट का, पारगमित प्रकाश का, वो नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।